लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने अपनी अर्जी में कहा है कि बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। गवाहों, किसानों और पीड़ित परिवारों को खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है, ये कहा गया है इस अर्जी में। और एसआईटी की सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जाए, ये उन्होंने मांग की है। किसानों को अपनी जीप से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा को 5 दिनों पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिली थी। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के जो बेटे हैं, जो आरोपी हैं आशीष मिश्रा, उनको जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी थी। उस जमानत को अब चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई है वो 2 वकीलों ने, जिन्होंने पहले एक चिट्ठी लिखी थी सीजीआई को और उसके बाद इसे जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, उन्होंने दाखिल की है। शिव कुमार त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं। सर, क्योंकि पीड़ित पक्ष यहाँ पर नहीं आया है, पहले भी आप यहाँ पर आए थे, और अब क्या मांग आपने की है सुप्रीम कोर्ट से? जैसा कि आपने देखा होगा कि इतनी हीनियस क्राइम को कितने इजी वे में जो है बेल मिल जाना मेन एक्यूज को, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अखर रहा है कि ये ऐसे कैसे हो गया। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि सरकार ने इसमें पूरी तरीके से लापरवाही की। अगर उसने लापरवाही न की होती तो शायद बेल न मिलता। और मुझे ये लगता है कि एसआईटी जो गठित हुई राकेश जैन के नेतृत्व में, उन्होंने भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया, नहीं तो आज मेन एक्यूज बाहर ना होता। इसको देखते हुए हमने कहा कि जो है बेल में जो ग्राउंड भी दिए गए जज साहब ने दिए, वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ही सीरियसली उसको जो है नहीं ध्यान दिया, लोगों की भावनाओं को नहीं समझा। जिस भावना को कद्र करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था, उनका ये मानना था कि आप जो है किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, जो सभी के साथ हो वैसा ही व्यवहार करें। तो साफ तौर पर मतदान भी चल रहा है, चुनाव भी चल रहे हैं यूपी में, और इस दौरान इस तरह की बेल मिलने से क्या गलत मैसेज आता है समाज में कि किस तरीके से जो राज्य की जो प्रशासन है वो काम कर रहा है, न्याय प्रशासन खास? नहीं, देखिए, चुनाव के वक्त बेल मिल जाना और माननीय मंत्री से भी आज तक पूछताछ न होना और अपग्रेडेड एसआईटी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बनाई उसके द्वारा भी ना पूछा जाना, कहीं ना कहीं ये संदेह तो पैदा करता है कि न्याय जो है कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से मिल नहीं पा रहा है लोगों को जो चाहिए विक्टिम को। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है, सुप्रीम कोर्ट की हमेशा नज़र रहती है और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आ गया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और उधर हिजाब को लेकर कर्नाटक में शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने सफाई दी है कि राज्य के जिस डिग्री कॉलेज में कॉलेज डेवलपमेंट समिति ने इस कोड को तय नहीं किया है, वहां किसी तरह के लिबास पर कोई पाबंदी नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। हिजाब के समर्थन में लड़कियों की तरफ से दलील फिलहाल पूरी नहीं हुई है। बेलगावी के एक कॉलेज के बाहर कुछ लोग हिजाब के पक्ष में जमा हो गए। भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस ने तकरीबन आधे दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। बेलगावी के अलावा कई दूसरी जगहों पर भी हिजाब के पक्ष में प्रदर्शन हुआ। इन सब के बीच राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर अश्वत्थ नारायण ने साफ किया कि डिग्री कॉलेजेस में सिर्फ उन्हीं जगहों पर हिजाब पर रोक होगी जहां कॉलेज डेवलपमेंट समिति ड्रेस कोड तय कर चुकी है। Wherever the College Development Council has prescribed the uniform, हमने सभी कॉलेजेस के साथ वर्चुअल मीटिंग करके साफ निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी सीडीसी है और उसने ड्रेस कोड तय किया है, सिर्फ वहीं पर ड्रेस कोड लागू होगा। बाकी जगहों पर जिसको जो पहनना है वो पहने। not been prescribed in the degree colleges, they are free to wear what they want. कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश साफ है कि जिन संस्थानों में कॉलेज डेवलपमेंट समिति ने ड्रेस कोड तय किया है, वहीं धार्मिक पहचान वाले लिबासों पर पाबंदी होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि स्कूलों में इसे क्यों लागू किया जा रहा है। मामला प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का है। हाई कोर्ट में भी हिजाब समर्थक लड़कियों की तरफ से सवाल उठाया गया कि सिर्फ हिजाब को ही निशाना बनाकर दूसरे धर्मों के प्रतीक जैसे बिंदी, चूड़ी को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री के मुताबिक हालात सामान्य हो रहे हैं। Out of 77,000
बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल आ रही है। कुछ ही लड़कियां ऐसी है जो अल्लाह अकबर और हिजाब की बात कर रही हैं, बाकी क्लास में हैं। Only few girls who come to the college say that hijab is more important, Allah Akbar is more important for them. कर्नाटक हाई कोर्ट ने खास तौर पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का जिक्र किया और यह भी साफ किया है कि उसका अंतरिम आदेश सिर्फ वहीं लागू होगा जहां सीडीसी है। लेकिन राज्य सरकार अब तक ये साफ नहीं कर पाई है कि फिर ऐसे में आखिर किस बुनियाद पर स्कूलों में इस अंतरिम आदेश को लागू किया जा रहा है। ऐसे में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। एलआईसी मैनेजमेंट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को दी एक रिपोर्ट में माना है कि कोरोना संकट के दौरान जारी नई व्यक्तिगत और ग्रुप पॉलिसियों में बड़ी गिरावट आई है। अहम यह है कि यह जानकारी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब सरकार एलआईसी का आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी में है। कोरोना संकट के दौरान कमजोर अर्थव्यवस्था का देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी पर बुरा असर पड़ा। मार्केट रेगुलेटर सेबी को सौंपे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में एलआईसी मैनेजमेंट ने बताया है कि वित्तीय साल 2019 में एलआईसी ने 7.5 करोड़ नई इंडिविजुअल और ग्रुप पॉलिसीज जारी की, लेकिन वित्तीय साल 2020 में एलआईसी की नई इंडिविजुअल और ग्रुप पॉलिसीज की संख्या घटकर 6.24 करोड़ रह गई, जबकि वित्तीय साल 2021 में नई पॉलिसीज की संख्या और घटकर सिर्फ 5.25 करोड़ रह गई, यानी पिछले 2 वित्तीय साल में करीब 30% की गिरावट। पेंडेमिक के दौरान जो रिस्ट्रिक्शंस थी, गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी वो सभी को जानकारी उसकी है। तब मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड था। जब तक हम लोगों के पास एजेंट जाएंगे नहीं, पॉलिसीज को समझाएंगे नहीं, तो तब तक बिजनेस कैसे आएगा। दूसरा जो कारण है वो है पेंडेमिक के दौरान और उससे पहले भी जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी लगातार डाउनफॉल पर थी, तो उसका इम्पैक्ट है। तो इंडस्ट्री मतलब डिमांड ही जनरेट नहीं होंगी। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड जनरेट नहीं होंगी, जॉब्स नहीं होंगी, तो नेचुरल है फिर सैलरी नहीं होगी, डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम कहाँ से वो लोग भरेंगे। तो वो अपने आप में एक दूसरा पॉइंट है। सबसे ज्यादा गिरावट एलआईसी की ग्रुप पॉलिसीज की बिक्री में आई, जो पिछले 2 साल में करीब 41.23% घट गई। कोरोना संकट और लॉकडाउन के असर से निपटने के लिए 2020 में एलआईसी मैनेजमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज जारी करना शुरू किया, लेकिन आर्थिक संकट का दायरा इतना बड़ा था कि इसके बावजूद एलआईसी की तरफ से नई पॉलिसीज की बिक्री लगातार घटती रही, जबकि कोरोना महामारी के दौरान डेथ क्लेम्स की संख्या में काफी बढ़ोतरी दर्ज हुई। एलआईसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्तीय साल 2019 में मृत्यु के बीमा दावे 17,128 करोड़ थे, जो 2021 में बढ़कर 23,926 करोड़ हो गए, जबकि 2021-2022 के पहले छमाही में 30 सितंबर तक ही 21,734 करोड़ बीमा दावे दर्ज हुए। देखिए, एलआईसी में वित्तीय संकट तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रीमियम इनकम है वो इंक्रीज हुई है। ओनली इन नंबर ऑफ पॉलिसीज एलआईसी की पॉलिसीज का नंबर कम हुआ है, और उस नंबर ऑफ पॉलिसीज का कम होने का भी एक कारण सबसे बड़ा यही है कि जो पेंडेमिक ऑल ऑफ ए सडन क्राइसिस पैदा हुआ, उस क्राइसिस के अंदर ऑफिसेज कंप्लीट क्लोज हो गए। जाहिर है कोरोना संकट ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के जीवन बीमा कारोबार पर बहुत बुरा असर डाला। दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उधर गुड़गांव में जब एक सोसाइटी के महंगे फ्लैट ही खतरा बनने लगे तो प्रशासन ने लोगों को ये फ्लैट खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया। इसके लिए ज्यादा समय भी नहीं दिया। बेशक खतरा है, लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जिनकी वजह से सैकड़ों लोगों की रकम फंसी, जान पर खतरा आया और अब सपनों का आशियाना छोड़ना पड़ रहा है। एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी में अपने नए मकानों की हालत को लेकर पहले से ही परेशान लोगों के सामने नई परेशानियां आ गई हैं। जिला प्रशासन ने उनसे कह दिया है कि 1 मार्च तक अपने घर छोड़कर किसी सुरक्षित मकान में चले जाएं। कुछ समय पहले देखने को मिला कि उसमें दीवारों में जो है डिफॉर्मिटिविटी आने शुरू हो गई और सारे इश्यूज आने शुरू हो गए। 1 मार्च यानी 15 डेज में रेजिडेंट्स उसको वेकेट कर देंगे बिल्डिंग को,
बिकॉज इट इज नॉट सेफ। और 1 महीने के अंदर अंदर एनबीसीसी को डायरेक्शन दी गई है कि वो उनका जो रिफंड है इंटरेस्ट के साथ एज पर लो जो भी लगता है वो सिटीजन्स को, इनको रेजिडेंट्स को रिफंड देगी। बुधवार को शहर और नगर नियोजन विभाग और एनबीसीसी के अफसरों के साथ ही सोसाइटी के तकरीबन 50 निवासियों की बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। पूरे पैसे देने के बाद भी घटिया घर और उसे भी छोड़ने की नौबत, आम लोग बीच में फंस गए हैं। उन्होंने हमारा घर ले लिया, हमारा पैसा ले लिया, अब हमारे बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। वो सवाल वो हमसे नहीं, हम उनसे करना चाहते हैं कि चिंटल के गिरने के बाद ये क्या बात हुई कि एनबीसीसी भी गिर ही जाएगा, 1 महीने 2 महीने के अंदर गिर ही जाएगा। लोग घर न छोड़ना भी चाहें, लेकिन उनके सामने चिंटल्स पैराडिसो का उदाहरण है, जहां देखते ही देखते एक टावर के कई फ्लैट मिट्टी में मिल गए। बेशक जिंदगी भर की कमाई से खरीदा गया मकान बड़ी चीज होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानते हैं कि जान है तो जहान है। जान है तो जहान है। और मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिरी को अंतिम विदाई दे दी गई। मुंबई के पवन हंस शमशान घाट में उनका दाह संस्कार हुआ। अंतिम विदाई देने वालों में परिवार समेत फिल्म जगत की कई हस्तियां पहुंची। मुंबई में जूहू के लहरी हाउस से करीब 10:15 बजे दिग्गज संगीतकार बप्पी लाहिरी की अंतिम यात्रा शुरू हुई। फूलों से सजे एक खुले हुए ट्रक में उनका पार्थिव शरीर रखा गया और उन्हें शोहरत बख्शने वाले शहर मुंबई की गलियों से होकर उनकी शव यात्रा गुजरते हुए सांता क्रूज के पवन हंस पहुंची। तकरीबन 11:15 बजे पूरे विधि विधान के साथ बप्पी लाहिरी के बेटे बप्पा ने उन्हें मुखाग्नि दी। परिवार के लोगों के अलावा फिल्म जगत के उनके साथी कलाकार भी डिस्को किंग को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। विद्या बालन, शक्ति कपूर, अभिजीत, विंदु दारा सिंह, इला अरुण और बिस्वजीत जैसे कलाकार शमशान घाट आए तो राकेश रोशन, शान, तनुजा, काजोल लाहिरी हाउस उनके आखिरी दर्शनों के लिए पहुंचे। बप्पी लाहिरी का निधन 15 फरवरी की रात 11:44 पर मुंबई के एक अस्पताल में हुआ। तकरीबन 3 हफ्ते के इलाज के बाद सोमवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी, लेकिन मंगलवार की रात तबीयत फिर बिगड़ गई। लिहाजा फिर से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और कुछ वक्त बाद ही वो चल बसे। उनके बेटे बप्पा देश से बाहर थे और बुधवार की रात उनके लौटने के बाद गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट।